इंक्लाइन प्लेन में टोपलिंग कैसे होता है दोस्तों, उसकी बात तो मैंने पिछले वीडियो में कर दी थी। अगर आपने नहीं देखा है इंक्लाइन प्लेन में टोपलिंग कैसे होता है, तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन में टोपलिंग कैसे होता है, आज हमें उसकी बात करनी है। मान लो दोस्तों, यहाँ पे कोई जैसे फिगर में दिखाया है, मान लो यहाँ पे कोई क्यूब है। आपने कोई फोर्स लगाया और वो फोर्स आपने सेंटर ऑफ मास पे लगाया। नीचे फ्रिक्शन है और यहां पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अगर आपने सेंटर ऑफ मास पे कोई फोर्स आगे लगाया और अपना जो एक्सटर्नल फोर्स है, अगर वो एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन की लिमिट को क्रॉस कर गया, तो भाई ये पक्का आगे स्लाइड ही करेगा। ये स्लाइड करता हुआ आगे चलता जाएगा, स्लाइड करता हुआ आगे चलता जाएगा। लेकिन मान लो कभी ऐसा हुआ कि फ्रिक्शन कुछ इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि ये आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है, और आप फोर्स अब की बार सेंटर ऑफ मास पे नहीं लगा रहे हो, किसी और पॉइंट पे लगा रहे हो। ध्यान से सुनना मेरी बात। फ्रिक्शन यहां पे इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि ये इसे आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा है, और आप फोर्स अब की बार सेंटर ऑफ मास पे नहीं, कोई और पॉइंट पे लगा रहे हो। जैसे मैंने यहां पे ड्रॉ किया है, मान लो यहां कहीं पे फोर्स लग रहा है, तो होगा क्या, फ्रिक्शन तो इसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, लेकिन हम तो फोर्स फिर भी दिए जा रहे हैं। तो ये होगा कि ये अप्लाइड फोर्स इसे रोटेट करने की ट्राई करेगा कुछ ऐसे, और यहां पे इसका वेट भी लग रहा होगा mg, नीचे लग रहा होगा। mg क्या करेगा, इसे रोटेट करने से बचाएगा। लेकिन फिर भी सवाल यह है कि ये आखिर रोटेट किस पॉइंट के अबाउट करेगा। तो जैसे आप जानते हो, ये वो पॉइंट है जो पॉइंट के अबाउट ये क्यूब रोटेट होगा। यहां पे आपने फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स इसे कुछ ये डायरेक्शन में ले जाने की ट्राई करेगा, mg इसे रोकने की ट्राई करेगा। जब भी ऐसा होगा कि हमारा एक्सटर्नल फोर्स का जो टॉर्क है, वो टॉर्क mg जो टॉर्क लगा रहा है वो टॉर्क के इक्वल हो गया या उससे बड़ा हो गया। ध्यान से सुनना, जो एक्सटर्नल फोर्स अब तो ये इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, तो हमारा ये फोर्स है वो कुछ टॉर्क जनरेट करेगा, मतलब इसे रोटेट कराने की ट्राई करेगा, मतलब कुछ टॉर्क जनरेट कर रहा है। mg भी यहां लग रहा है, ये पॉइंट के अबाउट mg भी कुछ टॉर्क जनरेट करेगा, टॉर्क। अगर ऐसा हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क बढ़ गया, या तो mg का जितना टॉर्क लग रहा है उसके इक्वल हो गया। यहां पे mg भी तो टॉर्क लगा रहा है, mg का जो टॉर्क लग रहा है ये पॉइंट के अबाउट mg भी इसे घुमाने की ट्राई कर रहा है, और अपना एक्सटर्नल फोर्स भी इसे घुमाने की ट्राई कर रहा है। मान लो ऐसा हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क mg के टॉर्क जितना हो गया या तो उससे ज्यादा हो गया, तो भाई ये पक्का ये पॉइंट के अबाउट ये घूमेगा ही घूमेगा। लेकिन हाँ, नेसेसरी ये है कि ये फ्रिक्शन इसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। अगर फ्रिक्शन ही इतना कम है, तो भाई ये पक्का आगे चला जाएगा। लेकिन फ्रिक्शन इतना ज्यादा है कि इसे आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा है, और अप्लाइड फोर्स का टॉर्क mg के टॉर्क जितना या फिर उससे बढ़ गया, तो भाई ये यहां से घूमने लगेगा, और इसी इंसिडेंट को हम टॉपलिंग कहते हैं। तो होता क्या है, एक्सटर्नल फोर्स जो कि सेंटर ऑफ मास पे नहीं है, किसी और पॉइंट पे है, वो एक्सटर्नल फोर्स इसे घुमाने की ट्राई कर रहा है और इसे रोक रहा है mg। अगर फिर भी एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क इतना हो गया, mg या mg का टॉर्क जितना लग रहा है उससे ज्यादा हो गया, तो ये पक्का घूमेगा। और होता यह है कि mg वाला टॉर्क यहां नीचे लगेगा। जैसे जैसे ये घूमता जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास भी अपना कुछ ऐसे होता चला जाएगा, ऐसे होता चला जाएगा, ऐसे जाएगा, क्योंकि अब तो भाई ये घूम रहा है ऐसे, तो सेंटर ऑफ मास भी इसके साथ साथ ऐसे जाएगा। क्या होगा, अगर आप थोड़ी देर बाद देखोगे, जैसे इसने घूमना स्टार्ट किया, थोड़ी देर बाद देखोगे, तो क्या अपना ब्लॉक कुछ ऐसे हो जाएगा। चलिए देखना ध्यान से, क्या अपना ब्लॉक कुछ ऐसे हो जाएगा।
हाँ, अब क्या सेंटर ऑफ मास यहां पे है, अभी भी mg तो नीचे ही लग रहा है ऐसे, और अपना अप्लाइड फोर्स यहां कहीं है। अप्लाइड फोर्स अभी भी इसे घुमाने की ट्राई कर रहा है, और mg अभी भी इसे वापस ले आने की ट्राई कर रहा है, घूम रहा है ये पॉइंट के अबाउट। अगर मान लो इस वक्त आपने यहां से छोड़ दिया, तो mg वापस टॉर्क लगा के इसे वापस जैसे था बिल्कुल वैसे ही कर देगा। क्या मैं सही बता रहा हूं? मेरा अप्लाइड फोर्स थोड़ी देर बाद अगर मैं देना बंद कर दूं, तो क्या अभी भी mg से वापस जैसा था वैसा कर देगा? ये वो कंडीशन है, अब mg वाला टॉर्क बिल्कुल नीचे लग रहा है, जो पॉइंट पे ये घूम रहा है वही पॉइंट पे लग रहा है। अब यहां पे mg का टॉर्क की कोई इफेक्ट नहीं होगी, अभी भी हम तो ऐसे लगा ही रहे हैं। लेकिन आगे क्या होगा, ये सेंटर ऑफ मास पहले यहां था, ये शिफ्ट होते 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 यहां पहुंचा, अब ये एग्जैक्टली बीच में आ गया। अगर बीच में आने से पहले, जैसे यहां से यहां तक पहुंचा, उससे पहले अगर आप फोर्स देना छोड़ दोगे, तो भाई ये जैसे वापस था पहले वैसा हो जाएगा। लेकिन मान लो एक बार ये सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से थोड़ा इधर आ गया, अब तो mg नीचे लग रहा है, अब तो ये उल्टा इसे गिराने की ट्राई करेगा। तो ये कब तक जैसा था वैसा हो सकता है, जब तक इसका सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट से इस साइड है, कहीं इस साइड है, तो ये भाई वापस जैसा था वैसा हो सकता है। लेकिन एक बार सेंटर ऑफ मास ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है उस लाइन के इस साइड आ रहा है, उसके बाद तो ये कभी जैसा था वैसा नहीं हो जाएगा, ये तो पक्का गिर ही जाएगा। देखो मैं यहां फिगर और एक दिखाई है, यहां क्या हो रहा है, अपना अप्लाइड फोर्स तो भी यहां है ही है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां यहां पे है, mg अभी भी इसे नीचे ले जाने की ट्राई करेगा। अगर आप यहां पे अप्लाइड फोर्स देना छोड़ दोगे, तब भी mg के टॉर्क की वजह से ये नीचे गिर जाएगा। क्यों भाई नीचे गिर जाएगा? क्योंकि अब की बार सेंटर ऑफ मास ये लाइन के इस साइड आ गया है, अब तो ये वापस जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो हुआ ये कि पहले आपने यहां पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स देना शुरू किया, फ्रिक्शन की लिमिट कुछ ज्यादा ही है, इस बार इसे स्लाइड नहीं करने दे रहा है। अब ये फोर्स की वजह से ये घूमना शुरू कर रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां, फिर सेंटर ऑफ मास यहां पे, फिर सेंटर ऑफ मास यहां पे, अभी ये पॉइंट तक नहीं पहुंचा है। आप अगर एक्सटर्नल फोर्स देना छोड़ दोगे, तो ये वापस जैसे था वैसे हो जाएगा। लेकिन एक बार सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट के इस पार आ गया, इसके बाद तो भाई नहीं हो सकता, इसके बाद तो आप अप्लाइड फोर्स देना छोड़ दोगे, फिर भी ये गिर जाएगा नीचे। चलिए, तो ये हमने देखा टोपलिंग क्या था। अब इसके सम कैसे आते हैं ये भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, मान लो ये कोई क्यूब है जिसकी लेंथ आपको एल बताई गई है, आपको ये पूछा है कि हमारा एफ कितना होना चाहिए यहां पे, ताकि ये घूम जाए और इस पॉइंट के अबाउट घूमे, इस पॉइंट के अबाउट जो मैंने डार्क किया है इस पॉइंट के अबाउट ये घूम जाए। चलिए, अभी थोड़ी देर पहले जैसे हमने देखा ये फोर्स इस पॉइंट पे इस लाइन पे लग रहा है, तो फोर्स की लाइन कहीं यहां से पास हो रही है। देखो मैंने यहां पे ड्रॉ किया, फोर्स की लाइन यहां से पास हो रही है इस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट पे ये घूमने वाला है इस पॉइंट के अबाउट ये कितना टॉर्क जनरेट करेगा। तो भाई टॉर्क का फॉर्मूला है एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, ये भी आपको पता होगा, टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, टॉर्क की लाइन जहां से पास हो रही है वो पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, मतलब फोर्स और जो पॉइंट पे ये घूम रहा है उस पॉइंट से हमारे फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, यही टॉर्क है। वैसे टॉर्क का फॉर्मूला तो आर एफ साइन थीटा होगा, लेकिन इतना बड़ा लिखने की बजाय हम ये भी लिख सकते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा कि ये हमेशा क्यों लेते हैं। चलिए,
तो हमें ये तो पता चल गया कि फोर्स हमारा कितना लग रहा है और फोर्स की वजह से टॉर्क कितना जनरेट हो रहा है। टॉर्क माने क्या होगा, फोर्स, और जिस पॉइंट के अबाउट ये घूम रहा है वो पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है। चलिए, वैसे रोकने की ट्राई कौन कर रहा है, रोकने की ट्राई कर रहा है इसके सेंटर ऑफ मास पे यहां कुछ नीचे mg लग रहा है। चलिए, इसका मास m होगा तो यहां नीचे लगेगा mg। mg भी टॉर्क जनरेट कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट, जो मैंने यहाँ पे डार्क किया है, जिस पॉइंट के अबाउट ये घूम रहा है उस पॉइंट के अबाउट mg भी कुछ ना कुछ टॉर्क जनरेट कर रहा है। अब हमारी कंडीशन क्या थी, हमारी कंडीशन ये थी कि अगर इसे घुमाना है तो एक्सटर्नल फोर्स से उसका टॉर्क mg के टॉर्क को तो बैलेंस करना ही चाहिए, या तो मिनिमम उसके जितना तो होना ही चाहिए। इसका टॉर्क मिनिमम mg के टॉर्क जितना तो होना ही चाहिए, या तो उससे बड़ा होना चाहिए, तो मिनिमम उतना तो होना ही चाहिए। चलिए, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं, इस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट ये घूम रहा है उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना होगा, एक्सटर्नल टॉर्क होगा फोर्स, और वो पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी कुछ एल है, जैसे मैंने यहां लिखा है, मेजरमेंट दे दिया है, एल है। अब ये हो गया टॉर्क, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एल। चलिए, ये किसके इक्वल होना चाहिए, किसके टॉर्क के इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए mg के टॉर्क के इक्वल। अब mg यहां फोर्स हमें पता है और ये दूरी भी हमें पता है। अगर ये क्यूब है तो क्या इसकी हर साइड सेम लेंथ की होगी, अगर ये पूरी लेंथ l है तो क्या आधी लेंथ l/2 हो जाएगी, आधी लेंथ। तो हमें फोर्स भी पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता है, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं mg इंटू l/2। चलिए, क्या एल एल कट जाएगा तो मिनिमम फोर्स कितना लगाना चाहिए ताकि ये इस पॉइंट के अबाउट घूम जाए, तो मिनिमम फोर्स आया mg/2। तो इतना मिनिमम फोर्स चाहिए ही चाहिए अगर इसे घुमाना है तो। और हाँ, एक बात और, कि यहां पे ये जो पीछे फ्रिक्शन लग रहा है वो फ्रिक्शन इतना ज्यादा होना चाहिए कि भाई ये यहां से स्लाइड ना कर जाए। तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूं फ्रिक्शन अपना एक्सटर्नल फोर्स से तो बड़ा होना ही चाहिए। अब यहां पे ये भी सवाल बन सकता है कि म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि ये इस पॉइंट के अबाउट घूम जाए। म्यू, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, फ्रिक्शन कोफिशिएंट की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि ये इस पॉइंट के अबाउट घूम जाए। तो हमें कंडीशन तो पता ही है भाई कि यहां जो पीछे फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो इतना ज्यादा होना चाहिए, कम से कम अप्लाइड फोर्स से तो ज्यादा होना ही चाहिए ताकि ये आगे नहीं चला जाए। वरना ये अगर स्लाइड कर गया तो घूमने का तो कोई सवाल ही नहीं है भाई, ये तो आगे चला जाएगा। लेकिन हाँ, फ्रिक्शन इतना सफिशियंट होना चाहिए कि भाई ये इसे आगे ना बढ़ने दे, स्लाइड ना करने दे। तो ये कंडीशन तो हमें पता ही है कि फ्रिक्शन फोर्स एक्सटर्नल से ज्यादा होना चाहिए। क्या ओरिजेंटल है तो मैं फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लिख सकता हूं म्यू mg, म्यू इंटू नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल तो यहाँ mg ही होगा। चलिए, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं म्यू mg, और ये फोर्स हमें मिल गया mg/2। चलिए, mg कट जाएगा तो म्यू 1/2 से बड़ा होना चाहिए, तो ऐसा हो सकता है। चलिए, एक और सवाल देख लेते हैं। चलिए, इस बार मैंने फोर्स थोड़ा नीचे लगाया है, लेकिन हाँ सेंटर ऑफ मास में नहीं है, सेंटर ऑफ मास की लाइन में से भी ये पास नहीं हो रहा है, हालांकि थोड़ा नीचे है। हाँ, यहां भी बिल्कुल वही सवाल, क्या करना है, ये हमारा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कितना होना चाहिए ताकि ये घूम जाए। चलिए, यहां पे इसका मास एम होगा तो क्या सेंटर ऑफ मास पे नीचे mg लगेगा। चलिए, नीचे लग रहा है mg। कंडीशन तो अभी भी वही है कि एक्सटर्नल फोर्स का जो टॉर्क है वो टॉर्क mg के टॉर्क को तो बैलेंस करना ही चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स का जो टॉर्क लग रहा है इस पॉइंट के अबाउट, ये इसे घुमाने की ट्राई कर रहा है कुछ ऐसे, और mg से घुमाने की ट्राई कर रहा है कुछ ऐसे। कम से कम हमारा ऊपर वाला जो टॉर्क है, इसे घुमाने वाला टॉर्क है, एक्सटर्नल टॉर्क है, वो mg के टॉर्क जितना तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, या तो उससे बड़ा चाहिए। चलिए, तो मैं क्या टॉर्क लिख सकता हूं, टॉर्क माने फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स तो अभी भी हमारा एफ है, लेकिन अब इस पॉइंट के अबाउट परपेंडिकुलर दूरी कितनी है ये भी यहां बता दी है। ये दूरी कुछ बताइए, 3b/4। चलिए, f इंटू 3b/4, और इसे रोक कौन रहा है, रोक रहा है mg। mg कितनी दूरी पे है, चलिए mg, mg कुछ ये दूरी पे है। अब ये दूरी कितनी है, अगर ये क्यूब है
और इसकी साइड की लेंथ एल है, तो क्या ये सॉरी बी है, तो क्या ये बी बाई टू हो जाएगा। चलिए एम जी इंटू बी बाई टू। चलिए यहां पे क्या मैं काट दूं, तो वैसे तो बी बी कट जाएगा, ये टू टू जा फोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा एफ इक्वल टू टू एम जी बाई थ्री। चलिए क्या किया हमने, टू टू जा फोर और ये टू को भेज दिया ऊपर और थ्री को भेज दिया नीचे, टू एम जी बाई थ्री। तो हमें इतना फोर्स तो चाहिए ही चाहिए। और अगर मान लो पिछले क्वेश्चन की तरह यहां भी पूछ लिया है कि म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि ये यहां से टॉप लिंक कर जाए, तो हमें ये भी कंडीशन पता है भाई कि यहां पे फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स से तो ज्यादा होना ही चाहिए, म्यू एम जी। क्या ये ओरिजेंटल फोर्स, ओरिजेंटल प्लेन में फ्रिक्शन ऐसा ही होगा म्यू एम जी, और एफ की वैल्यू में मिली टू एम जी बाई थ्री। क्या यहां भी अगर एम जी काट दूं तो म्यू की वैल्यू टू बाई थ्री से तो बड़ी होनी ही चाहिए। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं, थोड़ा अलग टाइप का है लेकिन हाँ कंडीशन सेम है। चलिए मान लीजिए अब की बार ये कोई कार्ट है। चलिए ये कार्ट पे हमने कोई सिलेंडर रख दिया है, सिलेंडर के मेजरमेंट डायमेंशन आपको यहां पे बताइए। क्वेश्चन हमारा ये है कि ये एक्सेलरेशन मिनिमम कितना होना चाहिए ताकि ये जो सिलेंडर है वो इस पॉइंट के अबाउट घूमना शुरू कर दे। चलिए तो सवाल ये है कि नीचे वाला जो कार्ट है वो कार्ट को मिनिमम कितना एक्सेलरेशन दिया जाए ताकि ये जो सिलेंडर है वो सिलेंडर उसके टिप के अबाउट घूमना शुरू कर दे, मतलब टॉपलिंग करना शुरू कर दे। चलिए अगर मैं ध्यान से देखूं यहां पे, तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा। अगर ये कार्ट का एक्सेलरेशन आगे है तो क्या इस पे सूडो पीछे लगेगा। चलिए भी हमें पता है सूडो पीछे लगेगा, एक्सेलरेशन उतना ही होगा। मान लो सिलेंडर का मास m है तो क्या सूडो फोर्स पीछे ma होना चाहिए। चलिए क्या ये सूडो लगने की वजह से क्या ये घूमना शुरू करेगा, जी पक्का घूमना शुरू करेगा। और क्या इसे रोकने वाला फोर्स यहां पे mg होगा, जी हाँ बिल्कुल इसे रोकने वाला फोर्स mg होगा। तो क्या मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि अगर इसे घुमाना है तो ये जो फोर्स लग रहा है वो कम से कम mg का जो टॉर्क जितना लग रहा है उसको तो बैलेंस करना ही चाहिए। चलिए तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं, ये जो ma फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जो टॉर्क है, अब ma की वजह से जो टॉर्क है इस पॉइंट के अबाउट ये घूमना शुरू कर रहा है। अगर ये पूरी लेंथ l है तो हमारा फोर्स जो लाइन से पास हो रहा है वहां तक की दूरी क्या l बाई टू हो जाएगी। क्या आप जरा ध्यान से देखो, ये अगर फोर्स ma है तो क्या ये दूरी l बाई टू हो जाएगी। चलिए ma इंटू एल बाई टू। अब इसे रोक कौन रहा है भाई, रोक रहा है क्या यहाँ पे जो mg लग रहा है वो mg ही इसे रोकेगा। अगर ये पूरी लेंथ b है तो क्या ये आधी लेंथ b बाई टू होनी चाहिए भाई। चलिए आधी लेंथ अगर b बाई टू हो रही है तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं mg b बाई टू। चलिए क्या टू टू कट जाएंगे सामने सामने, मास मास भी कट जाएगा। तो हमारा एक्सेलरेशन मिनिमम कितना होना चाहिए, जी बी बाई एल जितना होना चाहिए। अगर आपको यहाँ डेटा दिया होता तो आप पर्टिकुलर नंबर भी निकाल सकते मिनिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए। चलिए तो टॉपलिंग के सवाल कंसेप्ट हमने देख लिया। चलिए आगे आपको जो भी कंसेप्ट सीखना है कृपया कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो या तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू।